हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था जीकेपी कांस्टेबल कोर्स। उसमें हमने सबसे पहले जीके पोर्शन स्टार्ट किया था। तो वो हमारा ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुका है। आज लेक्चर 20 होगा। इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। और जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और जहाँ पे हम सारी आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं वो अपना टेलीग्राम चैनल है, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर कर देना, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट स्टिल मैंने ये कोशिश की कि आपके लिए वीडियो लाऊं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, इसलिए मैंने फिर भी आपके लिए वीडियो लाया। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका टॉपिक है। ये कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे वो कंप्यूटर और रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर आपको वीडियोस मिलेंगे। टॉपिक पे आते हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा वो हमारे पास है इन एग्रीकल्चर का क्या रोल रहता है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे तो उसका क्या रोल रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। आज का टॉपिक ये रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्रीकल्चर का कितना रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, सर्विस सेक्टर जैसे बैंकिंग सर्विसेज होगी, ये हमारे पास सर्विस सेक्टर्स में आते हैं। तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं पहले। पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो उस टोटल लैंड एरिया जो वर्ल्ड का, उसमें 38% एरिया जो है वो अंडर एग्रीकल्चर आता है वर्ल्ड में, ये फैक्ट याद रखना। और इंडिया की कितनी परसेंट आबादी जो है पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो 2011 का ये जो हमारे पास डेटा है उस सर्वे पे बेस्ड है 54%। और दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, जिस कंट्री की, वो मालवी कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है। 92% वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है और हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। याद रखना, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं यूके की, जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड में सबसे लीस्ट पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, यूनाइटेड किंगडम की जस्ट 6%, ये भी याद रखना। उसके बाद ये तो मैंने आपको अभी बोला कि 54% ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और उसके बाद एक फैक्ट है हमारे पास कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर जो है वो हमारे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 2024 में। तो जीडीपी का मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री जो भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं वो हमारा जीडीपी होता है। तो उसमें एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो 17.7। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली आप 18% याद रख लेना कि एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में 2026 में, इस साल जो कंट्रीब्यूशन था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कि एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूट किया एग्रीकल्चर ने जीडीपी में। ये कुछ फैक्ट्स थे। अब हम आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पे। सबसे पहली टाइप आती है एग्रीकल्चर की, दैट इज़ सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें कुछ लैंड पर जो फार्मर होता है वो इतना प्रोड्यूस करता है कि जस्ट अपनी फैमिली की जो उसकी ज़रूरियात हैं, उसकी जो डिमांड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए जो वो वहाँ पे फूड उगाएगा, जो ग्रेन्स होंगी, जो राइस होगा, जो चावल हमारे पास, वीट है, कुछ भी उगाएगा अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, उसे सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। इसमें वो सेल करने के लिए वो उगाता नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास आता है यहाँ पे एक और टाइप ऑफ फार्मिंग है, दैट इज़ कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे जुम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न डाउन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। डायरेक्ट एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज जुम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखो इसमें क्या होता है, एक पैच ऑफ लैंड होती है, यहाँ पे फार्मर ने कोई क्रॉप उगाई एक साल, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, वो शिफ्ट कर देगा दूसरी जगह पे, ठीक है ना, क्योंकि इस लैंड की फर्टिलिटी कम हो गई, अब उसने दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। इस तरह से जो कल्टीवेशन की जाती है उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, क्योंकि जो इस लैंड पे पहले वो क्रॉप को उगाता था उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो नेक्स्ट पे वो शिफ्ट कर देता है।
इंटेंसिव फार्मिंग क्या हुई? देखो, इंटेंसिव फार्मिंग आपके इंडिया में, जो हमारा इंडिया यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे कैपिटा की बात करेंगे, जो हमारा पैसा होगा, जो लेबर होगी, जो पेस्टिसाइड होगी, फर्टिलाइज़र होगा, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है रिलेटिव टू लैंड एरिया। इतना ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की जो फार्मिंग होती है इसे इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक दैट ऑफ इंडिया में ये इस्तेमाल प्रैक्टिस की जाती है, और यहाँ पे इट इज़ प्रैक्टिस इन द चीप लेबर एरियाज़, जहाँ पे सस्ते लेबर मिलते हैं, बिल्कुल वहाँ पे ये इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्या हुआ? ये एक कमर्शियल फार्मिंग होती है जहाँ पे क्रॉप्स को हम इस लिए लगाते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। उस तरह की एग्रीकल्चर को हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। जैसे कॉफ़ी है, टी है, इन दो क्रॉप्स को हम वहाँ पे प्लांटिंग इनकी करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसे हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव तो इंडिया में, एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या हुई? ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में की जाती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गए, बाहर के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक्सटेंसिव फार्मिंग की जाती है। देखो इस ये क्या होती है, ये किस तरह की फार्मिंग होती है। यहाँ पे बिल्कुल उनको लेबर जो होगी बहुत कम लगती है, और ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि यहाँ पे मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेस कैपिटा यूज्ड, आपका कैपिटा कम इस्तेमाल होगा, लेस एनिमल्स का इस्तेमाल कम होता है, मशीनरी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस तरह की जो फार्मिंग होती है इसे एक्सटेंसिव कहते हैं, और ये डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्रैक्टिस की जाती है। सो ये थी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब हम आते हैं, हमारे पास कुछ रेवोल्यूशंस आए एग्रीकल्चर के अंदर जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हाई यील्ड वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स यूज़ की गई प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये स्टार्ट किया गया 1966-67 में स्टार्ट हुआ, और इसमें जो फूड ग्रेन्स थी उसकी प्रोडक्शन के रिलेटेड था। जैसे वीट की बात करें, राइस की, जवार, मेज़, इनकी प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा, हाई यील्ड वैरायटीज़ कैसे लगाई जाएंगी और इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो नॉर्मन बोरलॉग जो हैं, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड कहा जाता है, ये फैक्ट याद रखना। MS स्वामीनाथन जो थे, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर बोला जाता था। तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन, याद रखना किसके रिलेटेड था, फादर्स कौन थे, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा दैट इज़ येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन जो था ऑयल सीड प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन से जो रेवोल्यूशन रिलेटेड था वो येलो रेवोल्यूशन था, और इसके फादर थे सैम पिट्राडो। तो इनका नाम भी याद रखना, और ये किससे रिलेटेड है ये चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रेवोल्यूशन आया वो था वाइट रेवोल्यूशन, और वाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ याद रखना। मिल्क की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा कंट्री में, उसे वाइट रेवोल्यूशन, क्योंकि मिल्क वाइट होता है तो इससे आपको चीज़ याद रहेगी। और इसके फादर जो थे वर्गीज़ क्यूरिन थे, इनका नाम भी याद रखना, जिन्होंने अमूल जो है कंपनी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड को फाउंड किया। 26 नवंबर को हर साल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट रेवोल्यूशन जो आया वो था ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू नाम से ही पता चलता है, फिश, ब्लू कलर वाटर, तो फिश और मैरीन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, वो था ब्लू रेवोल्यूशन। ये 1960 में स्टार्ट हुआ, और इसके फादर जो थे डॉक्टर अरुण कृष्णा जो थे, फादर थे। फ़िश प्रोडक्शन में बात करें तो चाइना पहले नंबर पे आता है वर्ल्ड में। इंडिया की इस वक्त 2024 में जो पोजीशन है वो 3rd नंबर पे आ रहा है प्रोडक्शन में फ़िश में, और 2nd नंबर पे इंडोनेशिया है। और बात करेंगे इंडियन स्टेट्स की तो सबसे ज़्यादा फ़िश प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में 2024 में होती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ़िश प्रोडक्शन माना जाता है ये। नेक्स्ट बात करेंगे उसके बाद पिंक रेवोल्यूशन की। तो पिंक रेवोल्यूशन जो है ये किससे रिलेटेड होता है, आनियन से, प्रॉन्स, फार्माक्यूटिकल्स। तो इसके फादर जो थे वो दुर्गेश पटेल को इनका फादर माना जाता है पिंक रेवोल्यूशन का, तो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रे रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो ग्रे रेवोल्यूशन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र, यानी फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज ग्रे रेवोल्यूशन।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन का मतलब हो गया कॉफ़ी, जो लेदर, कभी पूछ सकता है कि लेदर प्रोडक्शन से कौन सा रेवोल्यूशन रिलेटेड है, दैट इज़ ब्राउन रेवोल्यूशन। कोका जिसे कॉफ़ी बोलते हैं, तो वो हमारे पास ब्राउन रेवोल्यूशन है। तो लेदर में देखेंगे तो इंडिया जो है वो इस टाइम, इंडिया जो है, इंडिया की पोजीशन 4th आती है लेदर प्रोडक्शन में, और चाइना लेदर प्रोडक्शन में वर्ल्ड में 2024 में पहले नंबर पे आता है। नेक्स्ट हमारे पास सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो एग एग या हमारे पास पोल्ट्री प्रोडक्शन से सिल्वर रेवोल्यूशन रिलेट करता है। फादर इन इंडिया में इंदिरा गांधी को सिल्वर रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है। उसके बाद वायलेट रेवोल्यूशन, दैट इज़ रिलेटेड टू वुलन प्रोडक्ट्स, जो भी होते हैं वो वायलेट रेवोल्यूशन से रिलेट करते हैं। ब्लैक रेवोल्यूशन कभी पूछता है एग्जामिनर, दैट इज़ क्रूड ऑयल पेट्रोल प्रोडक्शन, दैट इज़ रिलेटेड टू ब्लैक रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये किससे रिलेटेड है, रेड रेवोल्यूशन? ये रिलेटेड है मीट, हमारे पास आता है इसमें टोमेटो आता है। फादर इसके विशाल तिवारी जो हैं वो फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन माने जाते हैं इंडिया में। उसके बाद राउंड रेवोल्यूशन, अराउंड लाइक दैट ऑफ पोटैटो, तो पोटैटो की प्रोडक्शन से जो रेवोल्यूशन रिलेट करता है वो राउंड रेवोल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें, हनी हनी की बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर जो है ये लीड करता है गोल्डन रेवोल्यूशन से। फादर जो है वो निरपक तुतिज जो है फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन माने जाते हैं। उसके बाद गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है, दो हैं, एक गोल्डन रेवोल्यूशन, दूसरा गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। तो जूट की प्रोडक्शन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन रेवोल्यूशन आते हैं दो, एक आता है हमारे पास ऑरेंज। ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है ये सिट्रस फ्रूट्स, जो भी वर्ल्ड के अंदर सिट्रस फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है, यानी पहले नंबर पे चाइना आता है और सेकंड थर्ड नंबर पे इंडिया आता है। तो सिट्रस फ्रूट्स जो होती है उसके साथ जो डील करती है रेवोल्यूशन, वो ऑरेंज रेवोल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेनबो रेवोल्यूशन। तो रेनबो की बात करें तो फ्रूट की प्रोडक्शन के अंदर जिसमें फ्रूट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ रिलेटेड टू रेनबो रेवोल्यूशन, और उसे सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, उसके बाद कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया की वर्ल्ड वाइड देखी जाए इन फार्म आउटपुट्स में इंडिया की जो रैंक है वो सेकंड है। फार्म मींस हो गया जो भी प्रोडक्शन होती है हमारे पास, उसमें इंडिया सेकंड नंबर पे आता है फार्म्स प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। और उसके बाद ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इंडिया का कितना है, 195 मिलियन हेक्टेयर्स इंडिया का ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिया का नेट सोन एरिया कितना है, नेट सोन एरिया का इंडिया जो है, इंडिया का एरिया है 130 मिलियन हेक्टेयर इंडिया का नेट सोन एरिया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट सोन एरिया कितना है, ग्रॉस कितना है, जिस पे पूरी कल्टीवेशन की जाती है, जिस पे क्रॉप्स को उगाया जाता है, 130 मिलियन हेक्टेयर्स है। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब आया था वो पहला 5 ईयर प्लान्स, क्योंकि 12 5 ईयर प्लान्स अभी तक आए, तो पहला जो 5 ईयर प्लान आया 1951 से 56 तक आया, उसका मेन फोकस किस पे था। देखो ये पूछता है एग्जामिनर कभी के जो किस प्लान में एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया गया था, तो वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी गई थी एग्रीकल्चर को, और ज़मींदारी सिस्टम जो था वो ख़त्म किया गया था। और थर्ड 5 ईयर प्लान जब आया 1961 से 1966 तक, इसे गैडजिल योजना के नाम से जानते हैं। इसमें भी एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ रेवोल्यूशंस लाए गए। देखो जो अ, नरेंद्र मोदी जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने ट्राई कलर रेवोल्यूशन शुरू किया था। इसमें 3 रेवोल्यूशंस आते थे, ये नाम आपको याद होने चाहिए, सैफरान रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन। तो सैफरान रेवोल्यूशन किससे था, ये याद रखना, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, बेटर यूटिलाइजेशन उसको कैसे की जाएगी। वाइट रेवोल्यूशन इंश्योर कैटल वेलफेयर इंश्योर करवाता था, जो ट्राई कलर रेवोल्यूशन में आता है। और ब्लू रेवोल्यूशन दैट इज़ फिशरमैन्स वेलफेयर, जो फिशरमैन्स जो हैं मछलियाँ पकड़ने वाले, उनकी वेलफेयर के बारे में सोचा गया। तो ये 3 रेवोल्यूशंस ट्राई कलर रेवोल्यूशन में आते थे। नेक्स्ट बात करते हैं,
जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-2006 में जो शुरू हुआ, ये 10th 5 ईयर प्लान जो आया उसमें ये लॉन्च किया गया और ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसमें 18 स्टेट्स को कवर किया गया, 3 यूटीज़ को कवर किया गया कि हॉर्टिकल्चर के अंदर डेवलपमेंट कैसे की जाएगी, फ्रूट प्रोडक्शन कैसे होगी। ये एक प्लान लाया गया 2005-2006 में। उसके बाद नेशनल बैम्बू मिशन स्टार्ट किया गया 2006-2000 स्टार्ट में, जो 27 स्टेट्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे ज़्यादा फोकस रहा कि बैम्बू की प्लांटेशन किस तरह से इंक्रीज़ की जाएगी, उसकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाएगी। सो ये प्लान भी याद रखना। उसके बाद एक फैक्ट्स आता है यहाँ पे, फार्मर को 3 तरह के लोन्स प्रोवाइड किए जाते थे। एक था शॉर्ट टर्म लोन, एक था मीडियम और एक था लॉन्ग। शॉर्ट टर्म में जो लोन एक किसान को दिया जाता था वो 15 मंथ से कम पीरियड के लिए दिया जाता था। मीडियम टर्म लोन था वो 15 महीने से लेकर 5 साल का वक्त जो था उसके लिए दिया जाता था। लॉन्ग टर्म लोन्स जो फार्मर्स को दिए जाते थे 5 साल से ज़्यादा वक्त के लिए जो लोन्स प्रोवाइड किए जाते थे वो लॉन्ग टर्म में आते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने लॉन्च किया केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, आगे देखेंगे क्या होता है, ये बैंक है एग्रीकल्चर बैंक। तो इन्होंने 1998 में स्टार्ट किया किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसमें किसान जो भी फार्मर्स थे उनको लोन्स प्रोवाइड किए जाते थे शॉर्ट टर्म्स के लिए अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी। तो सॉइल हेल्थ कार्ड आया 2015 में। कब ये स्कीम लॉन्च की गई? मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च की। सॉइल हेल्थ कार्ड में सॉइल कंडीशंस चेकअप की जाती थी। सो ये याद रखना। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर बैंक का नाम याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है नाबार्ड पे। नाबार्ड क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट का जो बैंक है, जिसे सेटअप किया गया जुलाई 1982 में। ये चीज़ याद रखना कि सेटअप कब हुआ ये और किस प्लान में सेटअप किया गया था। 6 5 ईयर प्लान में ये बैंक सेटअप किया गया। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। एग्रीकल्चर में जो भी लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो नाबार्ड करता है। और उसके बाद नेक्स्ट फसल बीमा योजना जो थी, ये योजना कब स्टार्ट हुई? 2016 में बाय मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। इसमें अगर किसी की फसल जो भी क्रॉप होगी वो ड्यू टू द क्लाइमिटी कोई भी या फ्लड आएगा या फिर ड्राफ्ट आ जाएगा, उससे ख़राब हो जाती है तो उसके लिए इंश्योरेंस होता है, आपको उसका पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो लैंड स्केयर लेबर सरप्लस इकॉनमी है। हमारा जो एग्रीकल्चर है उसका एक कैरेक्टर है कि यहाँ पे हमारे पास लैंड स्केयर कम है, लेबर सरप्लस इकॉनमी है, लेबर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, इस तरह का एग्रीकल्चर है। उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशंस याद रखने हैं जिनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कटक ओडिशा के अंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है वहाँ पे। और किस 5 ईयर प्लान में जो एग्रीकल्चर में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी? तो वो 3rd 5 ईयर प्लान था जिसमें एग्रीकल्चर में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली थी। उसके बाद इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये कानपुर के अंदर है। इंडिया की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो थी एक्स्टैब्लिश हुई वो है पेंटानगर, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी इंडिया की पहली। और उसके बाद इंडियन शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पे है? ये लखनऊ के अंदर है। इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था इसी यूनिवर्सिटी से, पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो थी पेंटानगर, वहाँ से। इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है 2026 में एग्रीकल्चर में कितनी, एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, वो 18% है। ये पहले भी मैंने आपको बोला। और उसके बाद ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है? वो उसका हेडक्वार्टर से है मैसूर में है। ये इंस्टीट्यूशंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट। इंडिया की रैंक पहले नंबर पे है, फर्स्ट है इन द वर्ल्ड विद द हाईएस्ट क्रॉप्ड एरिया फॉलोड बाय यूएसए एंड चाइना। देखो सबसे नेट क्रॉप्ड एरिया अगर वर्ल्ड में देखा जाए वो इंडिया के पास है, 179.8 मिलियन हेक्टेयर्स है। सेकंड नंबर पे आता है यूएसए एंड थर्ड पे आता है चाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ट्रिपल स्टार में। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो वहाँ पे इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है इनकी प्रोडक्शन में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया दूसरे नंबर पे है, चाइना दोनों में पहले नंबर पे। इंडिया की रैंक राइस प्रोडक्शन में भी इंडिया दूसरे नंबर पे है, पहले पे चाइना आता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के इस साल कितनी रहेगी, जैसे वीट के लिए, राइस के लिए, इसे इंडिया के अंदर कौन डिसाइड करता है? तो वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, एक कमीशन बनाया
बनाया गया एग्रीकल्चर के लिए कॉस्ट एंड प्राइस, ये डिसाइड करता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी रहेगी। उसके बाद कुछ और फैक्ट्स याद रख लेना यहाँ से। हेडक्वार्टर्स ऑफ जो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए जो इंटरनेशनल फंड आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, उसके हेडक्वार्टर्स रोम इटाली के अंदर हैं, क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के भी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इटाली रोम के अंदर। और एशिया का जो सबसे पहला राइस टेक्नोलॉजी पार्क बनाई गई वो इंडिया के अंदर कर्नाटका में बनाई गई। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इंडिया के अंदर जो हैं वो 128 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। और ये अकॉर्डिंग टू नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली 128 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं इंडिया के अंदर। और टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म थी, सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया विलियम एस गॉड ने यूज़ किया था इस टर्म को। और उसके बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी इंडिया के अंदर सबसे पहली जो क्रॉप जिसकी सीड्स पे ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया वो थी वीट, याद रखना। वीट पे सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन इसी के सीड्स जो थे वो हाई यील्ड वैराइटीज़ लगाई गई। उसके बाद कॉल फॉर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए कॉल दी गई बाय पीएम ऑफ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह ने। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन कॉल किस प्राइम मिनिस्टर ने दी थी इंडिया के, मनमोहन सिंह ने। इंडिया की रैंक मिल्क प्रोडक्शन में देखें तो पहले नंबर पे मिल्क प्रोडक्शन में आता है इंडिया, और दूसरे नंबर पे वर्ल्ड में फूड में आता है इंडिया, ये चीज़ भी याद रखना। उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ब्लैक टी की बात करें तो इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है इंडिया ब्लैक टी का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 2023-24 में जो डेटा आया कि सर्विस सेक्टर हमारी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में वो सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है, 54% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये दूसरा बड़ा सेक्टर माना जाता है और ये 28% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर आता है जो जस्ट 18% हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है, वो सर्विस सेक्टर। कितना परसेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है ये चीज़ जानना। एग्रीकल्चर कितना करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना करता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे इस टॉपिक में से। अब कुछ रैंक्स याद रखना जहाँ पे इंडिया जिन चीज़ों में पहले नंबर पे आता है दुनिया में प्रोडक्शन में, 2024 डेटा है। स्पाइसेस में इंडिया पहले नंबर पे है, पल्सेस में पहले नंबर पे है, जूट में पहले नंबर पे है, कैटल हर्ड बिफेलोज़ की प्रोडक्शन में भी पहले नंबर पे आता है। और दुनिया में इंडिया कुछ चीज़ों में दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन में आता है, वो कौन कौन सी हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी। वो राइस दूसरे नंबर पे, पहले पे चाइना आ जाता है। वीट में इंडिया दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन में आता है, पहले में चाइना आता है। कॉटन में इंडिया दूसरे में, पहला चाइना। शुगर केन में इंडिया दूसरे नंबर पे वर्ल्ड में प्रोडक्शन में, पहले पे ब्राज़ील आता है। टी में इंडिया दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे चाइना। ग्राउंडनट में इंडिया दूसरे नंबर पे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में जानते हैं। देखो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, क्यों आए, 1991 में ये शुरू हुआ जब इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हुआ, डेबिट में चला गया इंडिया, तो इंडिया को बाहर के डिफरेंट कंट्रीज़ का पैसा देना पड़ा। तो उस वक्त न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना पड़ा 1991 में, उस चीज़ को दूर करने के लिए जिसे LPG मॉडल कहते हैं। लिबरलाइजेशन, P से हो गया प्राइवेटाइजेशन, G से हो गया ग्लोबलाइजेशन, ये 3 कॉन्सेप्ट्स लाए गए। और नरसिम्हा रॉय मनमोहन मॉडल के नाम से भी इसे जाना जाता था। इस रिफॉर्म का मतलब था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे की जाएगी, इकोनॉमी को कैसे बिल्डअप किया जाएगा। तो इंडिया की इकॉनमी पहले जो थी वो सोशलिज्म थी, यानी गवर्नमेंट सेक्टर की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। अब इस रिफॉर्म के बाद इंडिया की इकॉनमी शिफ्ट होगी प्राइवेट इकॉनमी। अब प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ इंडिया के अंदर, डिफरेंट कंपनीज जो थी वो एक्स्टैब्लिश की गई। सो मेन ऑब्जेक्टिव था कि किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा, उसको कैसे सपोर्ट किया जाएगा। इस जो हमारे पास जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, देखो इसका रिजल्ट क्या हुआ बाद में।
इसका रिजल्ट ये हुआ, इस रिफॉर्म के बाद जो पोवर्टी रेट थी इंडिया में 1994 में 45% थी, वो घट के 12% पहुंच गई 2016 में। जॉब्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स को क्रिएट किया गया, नई नई इंडस्ट्रीज़ बनाई गई, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया, लिबरलाइज बिजनेस इन इंडिया में लिबरलाइज हो गए, फ्रीडम हो गए। अब कोई परमिशन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कोई चीज़ें किसी जगह पे एक्स्टैब्लिश करनी हो, नई इन्वेस्टमेंट करनी हो, गवर्नमेंट की परमिशन लानी थी, वो चीज़ें, वो परमिट्स ख़त्म कर दिए गए। और क्योंकि लिबरलाइजेशन हुई, ग्लोबलाइजेशन मतलब हो गया डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना शुरू हो गए। सो गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।